नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े की एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं मोहम्मद रज़ी की पुस्तक चुनाव नीति के साथ उपस्थित हूं। चुनाव नीति भारतीय राजनीति की गतिविधियों के बारे में पुस्तक है। मोहम्मद रज़ी इलाहाबाद के रहने वाले हैं। पत्रकारिता में उनका दखल है। उन्होंने पॉलिटिकल साइंस से स्नातकोत्तर किया है और चूँकि पत्रकारिता करते रहे हैं इसलिए राजनीति, सिनेमा, साहित्य और खेल में उनकी रुचि है। उनका मानना है कि वे जो लेखन करते हैं वह केवल स्वांतः सुखाय यानी अपनी संतुष्टि के लिए लिखते हैं। उनके पाठक उसे किस रूप में लेते हैं इस पर उनका कोई दखल या दबाव नहीं है। उन्होंने यह पुस्तक इस बात को स्थापित करने के लिए लिखी कि भारतीय राजनीति में जो चुनाव है और चुनाव को लेके जो नीति है वह किस रूप में काम करती है। खासकर उत्तर प्रदेश के चुनावों और आम चुनावों में जो मतदाता का मत होता है वह किन बातों से प्रभावित होता है। इस पुस्तक के निष्कर्ष के तौर पर वह यह लिखते हैं कि चाहे हम कितनी भी धर्म की ध्वजा फहरा लें, लेकिन अंततः जाति जो है वह सबसे बड़ा फैक्टर है, खासकर उत्तर प्रदेश के चुनावों में हिंदी भाषी क्षेत्र में। उन्होंने कहा है कि भारतीय राजनीति में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, इसे धर्मवाद की राजनीति को ढाल बनाकर कितने लंबे समय तक दबाया जा सकता है, यह एक शोध का विषय है और इस पर विचार किया जाना चाहिए या राजनीति विज्ञानियों को सोचना चाहिए। इस पुस्तक में उन्होंने मतदाताओं के व्यवहार की एक तरह से तुलना की है या उनके बारे में लिखा है शोध करके, या जो अनुभव किया है उसको उन्होंने लिखा है। जो खंड उन्होंने बांटे हैं उनमें उनका मानना है कि वैचारिक वोटर्स जो होते हैं वह कुछ वैचारिक वोटर्स ऐसे होते हैं जो क्षेत्रवाद के आधार पर विचार बनाते हैं, कुछ धर्म के आधार पर, कुछ जाति के आधार पर, और खास बात यह है कि ये एक दूसरे को काटते भी हैं, मतलब एक दूसरे की काट भी इनके पास है। वैचारिक मतदाता, इनका मानना है मोहम्मद रज़ी का कि वह पाला नहीं बदलता है, लेकिन वैचारिक मतदाताओं में जाति के आधार पर बटे हुए मतदाता भी शामिल हैं। इसमें उनका कहना है, एक दूसरा अध्याय जो उन्होंने फ्लोटिंग वोटर्स के नाम पर लिखा है, उनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ऐसे मतदाता हैं जो ढुलमुल रवैया रखते हैं, जो फ्लोट करते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। और फ्लोटिंग वोटर्स में भी जातियां प्रमुख हैं क्योंकि वो जाति के आधार पर इधर उधर लुढ़कती रहती हैं और वो कभी भी अपना मत बदल सकती हैं। ओपिनियन पोल की भी इसमें एक भूमिका होती है, इसलिए इनके मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। टैक्टिकल वोटिंग भी वह कहते हैं, टैक्टिकल वोटिंग में जो प्रत्याशियों का चयन किया जाता है, राजनीतिक दल किस तरह से चुनाव में अपने उम्मीदवार चुनते हैं, उनमें वे किस तरह से जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, वर्ग के आधार पर एक संतुलन रचने की कोशिश करते हैं और कई बार मुकाबला त्रिकोणीय हो जाता है और प्रदेश स्तर पर मतदाता जो है वह क्यों किसी एक पार्टी का चयन करता है और उसमें फिर वो बताते हैं कि जाति किस आधार पे है और किस तरह से कांग्रेस का या सपा का या भाजपा का जातीय समीकरण उत्तर प्रदेश चुनावों के संदर्भ में बढ़ता रहा है। वोट प्रतिशत और सीटों की गणित इन्होंने बाकायदा उसका उल्लेख किया है कि उत्तर प्रदेश चुनावों में किस तरह से मत प्रतिशत सत्ता के परिवर्तन या उसे बरकरार रखने का माध्यम बनता रहा है बार बार। और इसकी जो थ्योरी है कि बसपा की गणित से किसको फ़ायदा होगा, सपा की गणित से किसको फ़ायदा होगा, छोटी पार्टियों को जोड़ने से किसको फ़ायदा होगा, चेहरों का क्या महत्व है चुनावों में, समूहों की क्या पहचान है, कोई भी हम जब नारा देते हैं, गढ़ते हैं तो उनकी क्या भूमिका है और क्यों किसी दल को वोट घटता पड़ता है, इसका उन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। राष्ट्रवाद भी निश्चित रूप से एक मसला रहा है और यह जो है आदमी के विकास पर भी कई बार भारी पड़ जाता है। राष्ट्रवाद और जातिवाद की टकराहट जब होती है तो मतदाता किस रूप में
अपने मत को तय करता है। मॉडर्न पॉलिटिक्स में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है इसका भी वो जिक्र करते हैं, और उसमें भी सोशल मीडिया में भी फेसबुक किस तरह से अपना महत्व रखता है या अपनी भूमिका निभाता है, वॉलंटियर्स पर उसका क्या प्रभाव है, क्यों पार्टियां फेसबुक पर ग्रुप और वोटर्स को लुभाने के लिए उनको खरीदती हैं, बेचती हैं, भाजपा की जीत में सोशल मीडिया की क्या भूमिका है, सेलिब्रिटीज कैसे पैसे लेके पॉलिटिकल प्रमोशन में अपनी भूमिका निभाते हैं, कैसे पार्टियां डेटा चुराती हैं, और फेकिंग न्यूज़ की क्या भूमिका है, और सोशल मीडिया के लिए चुनाव आयोग की गाइडलाइंस क्या है इसका भी वो जिक्र करते हैं। एंटी इनकम्बेंसी जो है उसकी क्या भूमिका होती है, केंद्र सरकार की नीतियों का या सत्ता विरोधी लहर जो होती है उसका क्या असर पड़ता है चुनाव में, खासकर विधायकों और सांसदों और मंत्रियों के खिलाफ इनकी क्या भूमिका होती है, और चरणबद्ध चुनाव अगर होता है जो चुनाव आयोग आजकल लगातार करा रहा है, लंबे समय तक किसी भी चुनाव को कई चरणों में बांट देता है, तो उसका क्या महत्व है चुनाव के दौरान, मतदाताओं पर उसका क्या असर पड़ता है, प्रत्याशियों पर क्या असर डालता है, और राजनीतिक दलों के लिए उसकी भूमिका कैसी है, उसके वोटिंग ट्रेंड से क्या नतीजा निकलता है आखिरी तक, और चुनाव आयोग इसमें क्यों तर्क देता है इस तरह का, यह भी उन्होंने जिक्र किया है। 9वां अध्याय इस पुस्तक का है अंडर करंट और लहर। ये जो तर्क है कि अंडर करंट था या लहर थी, इसमें क्या झोल है और इसे किस रूप में देखा जाना चाहिए, मोहम्मद रजी अपनी किताब को इसी रूप में लिखते हैं। उनका मानना है कि इस देश में जो चुनाव को लेकर गुणागणित होती है, जो घोषणाएं होती हैं, जो अलग अलग तरह के विचार रखे जाते हैं, नतीजा आ जाता है तो सारे लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, लेकिन यह बात किसी भी तर्क, किसी भी समीक्षा, किसी भी विचारक या किसी भी विश्लेषक को माननी होती है कि भारतीय चुनावों में चाहे चुनाव आयोग कितना भी निष्पक्ष हो, चाहे कोई भी दल कितनी भी बड़ी बड़ी बातें राष्ट्रवाद की करता रहे या नीतियों की करता रहे, विचारों और सिद्धांतों की करता रहे, लेकिन भारतीय राजनीति को सबसे महत्वपूर्ण घटक जो है वह प्रभावित करने वाला है वह जाति है। अगर आपकी राजनीति शास्त्र में रुचि हो, उत्तर प्रदेश की राजनीति में चुनावों में मतदाताओं के व्यवहार या राजनीतिक दलों की क्या भूमिका रही है, कोई जीता क्यों जीता, कोई हारा क्यों हारा, कांग्रेस, बसपा, सपा, भाजपा, इनकी आपस में क्या गणित थे, नेताओं ने किस रूप में किस चीज़ को साधा, अगर इसे समझना हो तो यह पुस्तक खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसके प्रकाशक हैं हिंद युग्म, मूल्य है 199 रुपये और पृष्ठ संख्या है 184। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इनके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। तब तक देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।